हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज इस क्लास में अपन बात करेंगे आरआरबी के पेपर्स सॉल्यूशन की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने सेंड किए हैं, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करूँगा और बताऊँगा कि क्या इनका राइट आंसर रहने वाला। शानदार क्वेश्चंस आए हैं, तो इस इसका मैक्सिमम पोर्शन आपका देखने को मिला है CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का देखने को मिला है। मैक्सिमम पोर्शन कम्युनिटी हेल्थ का देखने को मिला है। बहुत शानदार क्वेश्चंस आए हैं आपके, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करेगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। तो जितने क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको वहां पे सेंड कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, एक क्वेश्चन आया था, विच मेडिसिन यूज्ड इन इन्फेंसी। तो इन्फेंसी के अंदर जो रेगुलर टाइम में मेडिसिन होती हैं वो कौन सी यूज की जाती हैं। तो आपका राइट उसमें आंसर था विटामिन B12 जो होता है उसको कंटिन्यू दिया जाता है इन्फेंसी के अंदर। तो उसको अपन डील कर लेते हैं। विटामिन B12 के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, और इन्फेंसी के अंदर और कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं, क्यों दी जाती हैं। इन इन्फेंसी विटामिन B12 डेफिशिएंसी कैन बी ट्रीटेड विद साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन की डेफिशिएंसी ना हो इसलिए विटामिन B12 इंजेक्शन दिया जाता है। ध्यान रख लेना विटामिन B12 का नाम भी। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन form of vitamin B12 used for injection। another form में अपन हाइड्रोक्सोकोबालामिन भी दे सकते हैं। इज आल्सो यूज्ड एंड इज प्रिफर्ड फॉर इन्फेंट्स एंड दोज with neurological involvement। oral supplements of साइनोकोबालामिन आर आल्सो एन ऑप्शन। oral supplements भी आप साइनोकोबालामिन का दे सकते हो, मतलब विटामिन B12 का दे सकते हो, स्पेशली फॉर ओल्डर चिल्ड्रन और दोज विद माइल्ड, उनमें माइल्ड डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है तो उसमें ऑरल सस्पेंशन आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो। बट एब्जॉर्प्शन इज लोअर देन विद इंजेक्शंस, सो हाई डोजेज आर ऑफन नेसेसरी। इसमें हाई डोज दी जाती है, एब्जॉर्प्शन इसमें लोअर होता है, कम होता है, तो इसमें हाई डोज दी जाती हैं। तो ध्यान रख लेना, ऑप्शन चेंज भी आ सकता है। नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन हाइड्रोक्साकोबालामिन भी दिया जा सकता है, तो ध्यान रख लेना इन्फेंसी के अंदर। तो इनसे अराउंड में जो भी मेडिसिन दी जाती हैं इन्फेंसी से लेके आपके ओल्डर एज तक, सारी की सारी मेडिसिन के बारे में एक बार रिव्यू ज़रूर कर लेना। अपना मोटो यही है कि इन क्वेश्चन से अपन और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हो। व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। तो ये तो क्वेश्चन आपको सभी को पता होगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का एंटीडोट कौन सा है। ऑप्शन ए कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी है एट्रोपिन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा अपना, राइट आंसर रहेगा कैल्शियम ग्लूकोनेट इज़ द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये एंटीडोट एक बार वापस पढ़ लेना। नेक्स्ट है, अब देखो इसकी थेराप्यूटिक रेंज भी पूछ लिए। व्हाट इज़ द थेराप्यूटिक रेंज फॉर मैग्नीशियम सल्फेट लेवल्स। ऑप्शन ए 2 से 4 mg/dl, और ऑप्शन बी है 4 से 7 m इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन सी है 8 से 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और ऑप्शन डी है 12 मोर देन 12 mg/dl। तो सबसे पहले अपन को ध्यान होना चाहिए इनकी m इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से इनको डिनोट किया जाता है, किसको, मैग्नीशियम सल्फेट को। तो इसकी रेंज ये याद रख लेना, रेंज इसकी रहेगी आपकी 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी
थेराप्यूटिक रेंज रहेगी। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वो टॉक्सिसिटी कोज करेगी, डिसरिथमिया कोज कर सकती हैं। तो ध्यान रख लेना 4 से 7 एम्बुलेंट पर लीटर। इन विच एज मोर न्यूट्रिशन इज नीडेड फॉर एनर्जी। देखो कौन सी एज के चिल्ड्रन में, कौन से एज ग्रुप में जो न्यूट्रिशन दिया जाता है, मोर न्यूट्रिशन नीड होती हैं फॉर एनर्जी के लिए। एज ग्रुप है आपका 3 से 5 ईयर। नेक्स्ट है ऑप्शन बी में है 19, मतलब 9 से 19 नहीं है यहाँ से, 9 से 19 ईयर ओल्ड एज और 0 से 1 ईयर। ये अपन दे सकते हैं बर्थ टू 1 ईयर, अपन दे सकते हैं 1 ईयर। तो राइट आंसर आपका ये रहेगा 0 to 1 ईयर, बर्थ टू 1 ईयर। और अपन दे सकते हैं अपन अडल्ट में भी इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फीको ओरल रूट से कौन सा हेपेटाइटिस होता है? हेपेटाइटिस ए मोस्ट कॉमन है, हेपेटाइटिस ए फीको ओरल रूट से होता है। और हेपेटाइटिस ई भी देख लेना, इसका जस्ट अपोजिट है हेपेटाइटिस ई। मतलब हेपेटाइटिस ए ना हो तो हेपेटाइटिस बी, नहीं सॉरी ई अपन राइट आंसर करेंगे। विच पेशेंट इज मोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड। देखो क्वेश्चन था मोस्ट कॉम्प्रोमाइज, जिसका इम्यून सिस्टम क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट आपका कहलाएगा। तो इम्यूनो डेफिशिएंट या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट आपका कहलाएगा। ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मिजल्स, देखो सारी की सारी, अब देखो वैक्सीन्स आप देख लेना कौन से एज ग्रुप में दी जाती हैं। आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो EPI है, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है आपका, ये कब आया था ये ध्यान रख लेना। और जो अपना इम्यूनाइजेशन वाला है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल प्रोग्राम, वो कब आया ये ज़रूर देख लेना। ये एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1978 और अपना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आ गया 1985 या 1985, ध्यान रख लेना। मिजल्स वैक्सीन 9th मंथ में दी जाती हैं, ध्यान रख लेना। और रूबेला फर्स्ट सिम्टम कौन सा देखने को मिलता है? रेसेस देखने को मिलता है रूबेला में। तो रूबेला में कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? फर्स्ट सिम्टम आपका कौन सा हो गया? जर्मन मिजल्स अपन बोल सकते हैं रूबेला को। जर्मन मिजल्स में रेसेस देखने को मिलते हैं फर्स्ट सिम्टम। और नेक्स्ट पूछा है BCG कब दी जाती हैं? ये तो एट बर्थ पे दी। टाइम टू चेंज पैड टू अवॉइड इन्फेक्शन। देखो ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें आप पैड को चेंज करोगे, इन्फेक्शन को अवॉइड करोगे? 4 to 6 आवर में आपको पैड क्या करना है? चेंज करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही जाता है आपके, चाहे नॉट सेट हो, GMCH हो, SGPGA में, ये क्वेश्चन फिक्स है, इम्पोर्टेंट है, 10 स्टार का क्वेश्चन है। तो क्लाइंट ऑन थोड़ा सा अब की बार चेंज कर दिया है, हर बार पूछा जाता है एकाथीसिया का, अब की बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पार्किंसन डिजीज़ का पूछ लिया है, इसमें हेलोपेरिडोल का देख के। देखो क्लाइंट ऑन हेलोपेरिडोल has pill rolling tremors and muscle rigidity, he is likely manifesting। देखो आपका क्लाइंट है हेलोपेरिडोल पे हैं और उस पर क्या देखने को मिल रहा है? पिल रोलिंग ट्रेमर्स देखने को मिल रहा है, मसल रिजिडिटी देखने को मिल रही है। तो उस क्लाइंट को अपन क्या बोलेंगे? ही इज़ लाइकली मैनिफेस्टिंग, तो अपन उस कंडीशन को बोलेंगे पार्किंसनिज्म। देखो मोस्ट अपन देख सकते हैं, मोस्ट जो आपका ये हेलोपेरिडोल क्या कोज करता है? आपके एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स मोस्ट कॉमन शो करता है। EPS कौन करता है? हेलोपेरिडोल।
तो ईपीएस में अपन देख सकते हैं पार्किंसोनिज्म, ईपीएस में एकाथीसिया हो गया, आपका पार्किंसोनिज्म हो गया, ये देखने को मिलते हैं। तो पार्किंसोनिज्म का सिम्टम दे दिया है यहाँ पे, पिल रोलिंग ट्रेमर्स, हेलोपेरिडोल नहीं दी जाती यहाँ पे, मतलब नहीं इंडिकेट किया गया था, तो भी अपना राइट आंसर पार्किंसोनिज्म होता। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। और एक क्लाइंट ऑन हेलोपेरिडोल एक्सपीरियंसिंग पिल रोलिंग ट्रेमर्स एंड मसल rigidity is likely manifesting drug-induced Parkinsonism, a common extrapyramidal side effect EPS देखने को मिलता है। This condition arises from haloperidol's effect on dopamine receptors in the brain। देखो डोपामिन रिसेप्टर्स आपके क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, जिसके तो आपका डोपामिन लेवल क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। किस कारण होगा, जो आपका सबस्टेंस या नाइग्रा होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसके कारण डोपामिन का लेवल भी सप्रेस हो जाएगा। और इसके रिलेटिवली एसिटाइलकोलिन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो दोनों डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का लेवल मेंटेन है, तो डोपामिन का कम हो जाएगा तो वो तो अपनी स्टेज पे ही रहेगा, तो ये भी इंक्रीज माना जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है। दिस कंडीशन अराइजेज फ्रॉम हेलोपेरिडोल्स, ये कंडीशन किससे होगी, आपकी पार्किंसोनिज्म ड्रग इंड्यूस्ड common extrapyramidal side effect. This condition arises from haloperidol's effects on dopamine receptors in the brain में causing symptoms similar to those seen in Parkinson disease में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ये आपके ऑक्यूपेशनल डिजीज से थोड़ा रिलेट करता है। द एर्थी impurities associated with mineral used in मेटलर्जी आर कोल्ड। ऑप्शन ए स्लैग, फ्लक्स, ऑर्गेनिंग और ओरे। तो इस कंडीशन को अपन बोले जाएंगे, आप ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा, गैनेग। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। द अर्थी impurities associated with minerals used in metallurgy are called गैनेग। गैनेग इज द अनडिजायर्ड अर्थी मटेरियल होता है, अनडिजायर्ड अर्थी मटेरियल होता है, सर्च एज सैंड और लाइमस्टोन में देखने को मिलता है, दैट इज प्रेजेंट इन एन और अलोंग विद द डिजायर्ड मेटल कंटेनिंग मिनरल्स। और इसमें ओरे में भी देखने को मिलता है, लेकिन लेस कॉमन देखने को मिलता है इसमें। विच हेपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर, हेपेटाइटिस ए हो गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो इसमें आपका एक और पोर्शन है, ओबीजी का भी इसमें पोर्शन लिया गया है, ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं ओबीजी के भी। मलबेरी अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन सीन इन विच स्टेज। तो मलबेरी अपीयरेंस कौन से प्रोडक्ट ऑफ अपीयरेंस में देखने को मिलता है, मतलब मलबेरी अपीयरेंस कौन से स्टेज में देखने को मिलता है, तो मोरूला स्टेज में देखने को मिलते हैं। मोरूला में मलबेरी अपीयरेंस देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द मलबेरी अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोरूला स्टेज में देखने को मिलता है। दिस स्टेज अक्कर्स अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 डेज में देखने को मिलते हैं। 3 to 4 डेज में मतलब 48 से 72 आवर्स में ये देखने को मिलती हैं। 48 से 72 आवर्स में ये देखने को मिलती हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में व्हेन द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड बॉल ऑफ 8 से 32 सेल्स इसमें बोलेंगी, जिसको बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स, दैट रिसेंबल्स ए मलबेरी अपीयरेंस देखने को मिलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है,
पेंटावेलेंट वैक्सीन इंक्लूड विच वन। देखो पेंटावेलेंट वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, रूबेला, ये सारी की सारी क्या होती हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन होती हैं, पोलियो को छोड़ के। इम्पोर्टेंट हैं तो पेंटावेलेंट वैक्सीन देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। पेंटावेलेंट वैक्सीन, दिस वैक्सीन कंबाइंस 5 एंटीजन्स, इसमें हेपेटाइटिस बी होता है, डिप्थीरिया, परचूसिस, टेटनस डीपीटी में आते हैं। ये 3 तो ये हो गई, एक चौथी ये हो गई हेपेटाइटिस बी और HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये आपकी कौन सी हैं, पेंटावेलेंट में हो गई। देखो पेंटावेलेंट में डीपीटी हो गया, डिप्थीरिया DPT, डिप्थीरिया, परचूसिस, टेटनस हो गई, और हेपेटाइटिस बी देख लो और HIV देख लो, ये हो गई हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, OBG से क्वेश्चन पुट हुआ है। द ग्रोथ ऑफ द यूटेरस दैट इट इट्स एलिवेशन अबव द लोअर एब्डोमन बिगेन्स अराउंड द 12 वीक। इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 12 वीक पे। दिस प्रोसेस प्रोग्रेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बाय द 20 वीक द यूटेरस रिचेस द लेवल ऑफ द नावेल या अम्बलाइकस बोल सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो यूटेरस है आफ्टर डिलीवरी के बाद में, मतलब कितने वीक पे बाद में आपका यूटेरस जो होता है ना वो अम्बलाइकस पे आ जाएगा वापस 20 वीक पे, तो 20 वीक पे आ जाएगा और 12 वीक पे आपका क्या होगा, वो एलिवेट होना स्टार्ट कर देगा लोअर एब्डोमन में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन पुट हुआ था, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस रिपीट हो सकता है। प्रेग्नेंट वुमन 32 वीक्स ब्लीडिंग सस्पेक्टेड प्लेसेंटा प्रीविया देखने को 32 वीक की प्रेग्नेंट लेडी हैं और वो सस्पेक्टेड हैं प्लेसेंटा प्रीविया की। विच टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म दिस। देखो कौन सा टेस्ट इसको कंफर्म करने के लिए किया जाएगा, कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा होगा, एमनियोसेंटेसिस, USG करोगे आप, वेजाइनल एग्जामिनेशन करोगे या फिर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करोगे। तो क्या करोगे आप इसमें, करोगे USG करोगे, सॉरी ये TVS यहाँ पे नहीं आएगा, TVS यहाँ पे आएगा ट्रांस वेजाइनल साउंड, तो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड इसमें किया जाएगा, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड इसमें किया जाएगा आपके प्लेसेंटा प्रीविया को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसबर्ग फिनोमेना से क्वेश्चन पुट हुआ, तो अपन देख थोड़ा ये है कि उसमें जो आइसबर्ग फिनोमेना का पोर्शन होता है ये तो हो गया वाटर में ये मर्ज हो गया, और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन था, तो अपन पूरे को पूरा डील कर लेते हैं, क्या पता पूछ लिया जाए। तो विजिबल टिप होता है ना, विजिबल टिप को अपन क्या बोलेंगे, तो रिप्रेजेंट्स क्लिनिकली एपरेंट केसेज। ये क्या करेगा, जो क्लिनिकल एपरेंट केसेज होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट आर जो क्या है डायग्नोज्ड एंड रिपोर्टेड है, जो क्या है डायग्नोज्ड और रिपोर्ट किए गए हैं, जिनको अपन डिटेक्ट किए गए हैं, विजिबल पोर्शन कहलाएगा आपका। ये पूछा गया क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप हो जा सकता है आपका सबमर्ज्ड एरिया, जो क्या है पानी के अंदर है, अपन बोल सकते हैं अनकॉन्शियस में। ये कौन सा हो गया, विजिबल में कॉन्शियसनेस, और ये कौन सा हो गया अनकॉन्शियसनेस, जिसमें हिडन केसेस देखने को मिलते हैं। देखो रिप्रेजेंट्स द हिडन केसेस इंक्लूडिंग अनडायग्नोज्ड हैं, सब क्लिनिकल है, और लेटेंट इन्फेक्शंस एंड कैरियर्स देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है अपन की फेज है डेमाक्रेशन, जो होती है ना, ये आपका हो गया, ये आइस हो गया और पानी हो गया, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये डेमार्केशन ऑफ लाइन, इसको डेमार्केशन ऑफ लाइन बोला जाता है, इम्पोर्टेंट है।
पुटअप हो जा सकता है। डेमार्केशन ऑफ लाइन बोला जाता है या लाइन ऑफ डेमार्केशन भी बोला जाता है। तो सबमर्ज्ड एरिया में हिडन केसेस देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग जो अनडायग्नोज्ड हुए हैं। सब क्लिनिकल, इसमें क्या है विजिबल में क्लिनिकल केसेस देखने को मिलते हैं जो क्या है एपरेंट दैट आर डायग्नोज्ड और रिपोर्टेड है। इसमें अनडायग्नोज्ड और सब क्लिनिकल लेटेंट इन्फेक्शंस और कैरियर्स देखने को मिलता है। और लाइन ऑफ डेमार्केशन में क्या देखने को मिलता है, द वाटर लाइन, जो वाटर लाइन होती हैं बिटवीन द विजिबल एंड सबमर्ज्ड एरिया के बीच में दो वाटर लाइन, जो वाटर लाइन होती हैं उसको अपन डेमार्केशन बोलते हैं, लाइन ऑफ डेमार्केशन या डेमार्केशन ऑफ लाइन बोलते हैं। पोर्शंस रिप्रेजेंट द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लिनिकली एपरेंट एंड इनएपरेंट डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर विच एसिड बेस इम्बेलेंस इज सेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक्यूट और क्रोनिक रीनल फेलियर में दोनों ही हैं, तो वो कौन सा आपका एसिड इम्बेलेंस देखने को मिलता है, तो मेटाबॉलिक एसिड इम्बेलेंस देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इम्बेलेंस देखने को मिलता है। तो थोड़ा डील कर लेते हैं इन बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक लिवर फेलियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज द मोस्ट कॉमन एसिड बेस इम्बेलेंस सेन। very very important. This is because the kidneys are unable to adequately excrete जो क्योंकि एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी किडनी एसिड को एंड रीजनरेट बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट को रीजनरेट नहीं कर पाएगी, जिसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। अब आपका एलसीएम और एचसीएफ से मैथ से एक क्वेश्चन था, पूरा बच्चों को ध्यान नहीं था तो ध्यान रख लेना, एलसीएम और एचसीएफ का देख लेना आप। ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एचसीएफ और यहाँ पे एलसीएम है, सॉरी एलसीएम और एचसीएफ है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना कि फर्स्ट देखो आपको दे रखा है कि दो एलसीएम और एलसीएम दे रखे होंगे 20 और 30, मान लो यहाँ पे 20 और 30 का अनुपात आपको दे रखा है। फर्स्ट संख्या दे रखी है आपके पास में 4। तो नेक्स्ट सेकंड संख्या आपको याद करनी है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो देख लेना, उसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट नंबर आपका मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इनका पूछा जाएगा रेशियो। तो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर है बराबर में आपका क्या रहेगा, आपका एल एच सी एफ जो एच सी एफ हो गया और एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपके पास में फर्स्ट ये दे रखी होगी, फर्स्ट यहाँ पे दे रखी होगी, यहाँ पे मान लो अपन को दे रखी है 2 दे रखी हैं, सेकंड अपन को पूछा गया है, और ये अपन के पास में है 20 और 30 है, वो 2 इसके भाग में आ जाएगा तो अपन को पास में सेकंड याद हो जाएगा। 2 यहाँ से कर जाएगा 10 और 30, 300 अपनी जो सेकंड संख्या होगी वो आएगी। तो ध्यान रख लेना, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन है। हार्मोन रॉन्ग स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, थायराइड ग्रोथ हार्मोन और पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो थायराइड मतलब हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो एंडोक्राइन सिस्टम कर लेना, और जो अपना ओबीजी हैं उनमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो वापस कर लेना, और सीएचएन को भी थोड़ा ड्रग से रिलेटेड हैं, और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको ज़रूर रिवाइज कर लेना। तो नेक्स्ट सेशन में आपके साथ में बहुत जल्द लेके आऊँगा। एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।